हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग 3/9/2025 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसका है। ठीक है, ऑलरेडी हम 1 तारीख और 2 तारीख का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 3/9 का फर्स्ट शिफ्ट का ये वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, चलते हैं इसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन पर। मैथ के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके मैथ के सेक्शन में। 3 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। अर्जुन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, जबकि मलाइका 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रही है। अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं, तो मलाइका को पहुंचने में कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, अर्जुन 60 की चाल से 8 घंटे चला, इतना दूरी तय किया होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो अर्जुन दिल्ली से कानपुर गया 60 की चाल से 8 घंटे तक, यानी कि 60 गुने 8, 480 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। इसी दूरी को अब मलाइका चल रही है 96 की चाल से, उसे कितना समय लगेगा। समय कैसे पता करते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहाँ दूरी है 60 गुने 8 और इसका चाल है 96, 10 काट दीजिए, 12 96, 12×5 = 60, यानी उसे टोटल 5 घंटा लगेंगे मलाइका को कानपुर दिल्ली से कानपुर जाने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 184 सेंटीमीटर है और आधार 44 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं, जिसके दो भुजा इक्वल होते हैं, यानी ये भुजा इसके इक्वल है, ये 10 तो ये 10, आधार है 44, ये दोनों आपस में सेम है, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 184। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये होता है। तो परिमाप दे रखा है 44, तीनों भुजा का योग कर दीजिए, ए 2a प्लस तीनों भुजाओं का 184 था। ठीक है, तो 2a हो गया दो भुजा का योग और तीसरा भुजा है 44, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 184, इसके परिमाप के इक्वल। तो 2a बराबर 184 घटे 40, तो घट के आ गया 140, यानी शेष बचे दोनों भुजाओं का योग क्या है 140, दोनों आपस में बराबर है, एक का वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है, यही पूछ रहा था, 70 सेंटीमीटर एक भुजा हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः एचसीएफ 28 दे रखा है, एलसीएम 336 दे रखा है। उनमें एक संख्या 112 है, दूसरी क्या होगी। तो हम ये सब क्वेश्चन हो चुका है, पिछला देखिएगा सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ है 28, एलसीएम है 336, एक संख्या है 112, दूसरी बताना है क्या होगा, ये मान लेते हैं। ये बराबर क्या होगा, दोनों का गुणनफल बटे चल जाएगा 112, 112 तिया कटा, 28 तिया 84, दूसरी संख्या क्या हो गई 84 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पे। 134 का पावर 0.78 बराबर एक्स है, 134 का पावर 0.52 बराबर वाई है, और एक्स का पावर जेड बराबर वाई का पावर 8 है, तो जेड का मान पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स क्या है 134 का पावर 0.78, एक्स की जगह रखे इसका पावर जेड है बराबर, वाई की जगह ही रखते हैं 134 का पावर 0.52, वाई की जगह रखे इसका पावर है 8। ठीक है, अब इसे हल करिए। कहीं भी ए की पावर एम इसका पावर एन हो तो क्या होता है, पावर गुना होता है, एम गुने, तो वही बात यहाँ करिए। 134 पावर में है तो गुना हो जाएगा, 0.78 गुने जेड बराबर 134 पावर 0.52 गुने 8, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। 0.78 जेड बराबर 0.52 गुने 8, बस इसे ही हमें कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो जेड बराबर क्या होगा, जेड बराबर 0.52 गुने 8 बट्टे में 0.78, दशमलव दशमलव उड़ जाएगा, ये कट के 26, ये 39, फिर कटाई 13 दूना 13 तिया, 8 दूना 16 बटा 3 आ गया, भाग दीजिए इसमें तो 5.33 आ जाएगा, इसका आंसर है, जेड का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, यदि आप पहले वाले शिफ्ट देख रखे हैं ये सब खुद बनाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम 3 से 4 बार बता चुके हैं, इसका हम सिर्फ इक्वेशन बता देते हैं। परवीन और हेमंत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। परवीन 7 महीने के लिए हेमंत से 16,000 अधिक निवेश करता है। परवीन है और हेमंत है, परवीन जो है 16,000 अधिक, मान लेते हैं हेमंत 100 रुपया निवेश किया, तो परवीन जो है इससे 16,000 अधिक निवेश करता है। कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। 7 महीने के लिए परवीन एक्स प्लस 16,000 निवेश करता है बट्टे, और हेमंत मात्र 6 महीना के लिए अपना 100 रुपया निवेश करता है। तो जो भी अमाउंट निवेश करता है, निवेश किए गए अमाउंट और गुने समय,
निवेश किया गया अमाउंट गुने समय, यह होता है प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का रेशियो परवीन और हेमंत है, तो प्रॉफिट जो भी आएगा उसका रेशियो यहाँ रखना है। पता करते हैं प्रॉफिट का रेशियो। 749 के कुल लाभ में परवीन का हिस्सा हेमंत के हिस्से से 1007 अधिक है। ठीक है, इसमें हेमंत का हिस्सा जो है, हेमंत के हिस्से से परवीन 1007 अधिक है। देखिए 7 मरतबे कट ही रहा है, यानी कि 1007 से वो 7 गुना है। ठीक है, तो 7 में एक हिस्सा एक्स्ट्रा है किसका, हेमंत का, यानी हेमंत ले रहा है 4, परवीन ले रहा है 4, हेमंत ले रहा है 3, यही सब लोग पकड़ लिए। 4:3 के में ये प्रॉफिट ले रहा है। बस इसे कैलकुलेट करिएगा, टैक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ये करीब आ जाएगा 1,12,000। ठीक है, हमें पूछ रहा है परवीन द्वारा निवेशित पूंजी क्या है, तो परवीन जो है हेमंत से 16,000 अधिक की है, 16,000 और ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, आ जाएगा 1,28,000। ये सारे बताए हुए क्वेश्चन है, आप पिछला शिफ्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा गया है, इसे सरल करना है, ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। बस इसे हल करिए। 3x, x गुने 3x बता चुके हैं ऑलरेडी, x माइनस 9 माइनस 9x, फिर इसको गुना करिए प्लस 3x स्क्वायर, ये 3 दूना 6 प्लस 14, ऐड करिए ये दोनों जुट के 6 स्क्वायर, फिर माइनस 9x, ये हो जाएगा प्लस में 8। हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, चलते हैं 7, इसे बस हल करना था। पहले किसका क्रिया करेंगे, भाग का। तो 6 में से 60 में भाग देंगे, बच जाएगा 10, ये माइनस माइनस कट ही जाएगा। -9 शुरू वाला, ये माइनस तो रहेगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म हुआ, 6 दहाई 10, ये प्लस माइनस माइनस 6 18, आपस में जोड़ दीजिए -37। ठीक है, तीनों माइनस में इसलिए ऐड हो गया। अब 4.8 0.024 का एलसीएम पूछ रहा है, ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, ये सारे बता चुके हैं, आप लोग वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, 48 को क्या लिख सकते हैं, 4.8 को मतलब उड़ा के नीचे 10 जाएगा, ये कट के आ गया 24/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 24 बट्टे में 1000, 4 से भाग देंगे तो 6 और 250 बचेगा, और कटेगा 3 और 125। निकालना है दोनों का एलसीएम। तो जब भी किसी भिन्न का एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम करते हैं, यानी 24 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24। ठीक है, और हर का एचसीएफ लेते हैं, 5 125 का क्या लेंगे एचसीएफ, जैसे एचसीएफ आएगा 5, 24/5 हो जाएगा 4.8 आंसर। ठीक है, यही जब एचसीएफ पूछता तो अंश का एचसीएफ करते और हर का एलसीएम करते। बात आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 और 252 के मध्यानुपाती पूछ रहा है। जब भी मध्यानुपाती पूछे, दो संख्या देकर ही पूछेगा हमेशा, रूट अंडर ए भी निकाल देना है। ठीक है, रूट अंडर 28 गुने 252 कर दिए, बस गुणनखंड तोड़िए, इसे क्या लिख सकते हैं 7 गुने 4, ये तोड़िएगा 7 गुने 9 गुने 4 आ रहा है। ठीक है, तोड़ के 2 7 में 1 7 बाहर, वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर आता है, 2 4 में 1 4 बाहर, 9 को लिख सकते हैं 3 3 9 1 3 बाहर, 4 3 12 7 84। इसका मध्यानुपाती क्या हो गया 84। आ रहा होगा समझ में। हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ये भी हम बता चुके हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले शिफ्ट में हो चुका है। जो जो हो चुका है वो हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो आप खुद पिछला शिफ्ट जाके देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में आ जाएगा, मतलब इस वीडियो के लास्ट में हम वीडियो ऐड कर देंगे। ठीक है, वहाँ आप देखिएगा ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, 10 नंबर भी हो चुका है, 11 भी हम बता चुके हैं पिछला शिफ्ट में, इसे वहाँ से देख के खुद सॉल्व करिए। ठीक है, 12 भी हो चुका है। ठीक, ये सारे खुद सॉल्व करने हैं। चलिए ये भी हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार और बताते हैं, सेकंड तरीका हम बताए थे। जैसे 23 बच्चों का एवरेज क्या है 40, अगले 10 मैचों में 23 मैचों का था, एवरेज क्या है 13, तो सभी 23 और 10 33 मैचों का एवरेज क्या होगा हमसे बताना है। ठीक है, तो एक हम बताए थे 23 का एवरेज 40 है, तो सभी 23 मैचों में अंक कितने होंगे, रन 23 गुने 40। अगले 10 मैचों में 13 रन बनाए, अगले 10 मैचों के सभी रन कितने होंगे 10 गुने 13, और टोटल है 33, तो बट्टे 33, ये हमारा निकल जाएगा 33 मैचों का एवरेज। ठीक है, तो तरीका और हम बताए थे, आंसर किसके क्लोज है 30 के, तो एवरेज आप 30 मान लीजिए। ठीक, एवरेज क्या ले लिए 30। अब देखिए 23 जो मैच है उसका एवरेज 40 है, कितना अधिक है 10, यानी 23 पर भी 10 अधिक बचा हुआ है, हम 30 ही लिए हैं, तो 230 इधर बचा हुआ है। ठीक है, प्लस में अधिक मतलब प्लस में रखना है, और 10 मैचों में बल्लेबाजी में 13 एवरेज रन है, यानी माइनस में 17 है एक पर, ऐसा 10 है, तो माइनस 170 है माइनस में, 230 प्लस में है, ये माइनस में, कितना हुआ दोनों को देखते हैं 60 प्लस में बचा। ठीक है, तो 60 जो प्लस में बटा है इस सब को बटेगा, आप 60 को 33 में बांट दीजिए और इसमें जो बचा उसको जोड़ दीजिए, यदि ये माइनस में आता तो सब में बांट के इसमें घटा देते हैं, तो 60/33, 33 का डबल होता है 64, 2 से थोड़ा ही कम होगा, यानी 30 2 32, 32 से थोड़ा ही कम आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन से ही मार के निकल जाएंगे, ये तो होगा नहीं, क्या कि 33 इकाई 1 से पल से जा रहा है, ये 2 क्रॉस कर गया, 3 क्रॉस कर गया, तो उतना हल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये सब तो बता ही चुके हैं, फिर भी इसको बता दे रहे हैं। एक करता है 16 घंटे में,
बी करता है 23 घंटे में और सी करता है 10 घंटे में। ठीक है, सभी का जो हम लेंगे एलसीएम होगा टोटल वर्क। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 23 गुने 16 गुने 5 करीब इतना आ जाएगा। ठीक है, 16 से भाग देंगे 23 बचे 215, 23 से भाग देंगे 16 25 80 बचेगा, और 10 से भाग देंगे 23 अठे 23 अठे, हाँ 10 से भाग देंगे 5 दो 2 तिया 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 8 दूना 16 2 18 कितना आ गया 184। क्या पता चला, ए का क्षमता 215, बी का क्षमता 80 और सी का क्षमता 184। बार बार एक ही बात बोल चुके से पूरा नहीं बोल रहे हैं। ए यदि 16 दिन में कर रहा है उसका क्षमता निकल गया 215, बी 23 दिन में करता है क्षमता निकल गया 80, सी करता है 10 दिन में क्षमता निकल गया 184। इन सबों को जोड़िए आपस में, क्या क्या था 215 80 और 184, 5 4 9 7 379, तीनों को जोड़ दिए 379 हो गया तीनों का क्षमता। अगर उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये तीनों एक साथ चले, कुल हमें इतना भरना है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करिए 16 पचे 80, 8 से गुना करेंगे 1840 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर बट्टे 379, तो पूर्णांक में बदलिएगा तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पर, ये भी हो ही चुका है, सारे अब रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन पिछला कराए हैं वो सारे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों में 2:6:17 के अनुपात में बांटा गया। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर, सबसे बड़ा 17, सबसे छोटा 2, दोनों का गैप है 15, 15 का वैल्यू बताना है। टोटल अमाउंट है 785, तीनों में बांटिए 6 2 8 17 25, 25 का वैल्यू है 785, एक का वैल्यू 785 बट्टा 25, बताना है अंतर 15 का वैल्यू गुने 15, 5 दिया 15 पचे 25 कटा, इसमें भाग दीजिए 5 इकाई 5 पचे 25 5 सत्ते 35, 57 मरतबे ये कट गया और गुने में 3 बचा है, 57 है 471, उसका अंतर 471 हो गया। नेक्स्ट, किसी समबहुभुज के अंतःकोणों का योग 1620 है। अंत किसी भी समबहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुने 180 डिग्री बराबर कितना है 1620। ठीक है, तो n-2 बराबर क्या होगा, 18 से कटेंगे 9 मरतबे कटा, 18 9 162, ये भी कट गया, n बराबर 9 प्लस में जाएगा 11, तो समबहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या निकला 11। इसका प्रत्येक बाह्यकोण पूछ रहा है, किसी भी समबहुभुज का जो बाह्यकोण होता है एक बाह्यकोण, इसका वैल्यू होता है 360 डिग्री बट्टे में n भुजाओं की संख्या, 360 बट्टा 11, पूर्णांक में बदलिए ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 का सेलिंग प्राइस 5 के क्रय मूल्य सीपी के क्या है बराबर है, एसपी बट्टा सीपी बराबर क्या होगा 5 बट्टे में जाएगा जैसे 25 1 बट्टा 5, 5 में खरीदे हैं तो 1 में बेच रहे हैं, हमें तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हुआ 4 का। वही पूछ रहा है हानि या लाभ परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी निकालना हो तो लॉस हो या प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100%, यही करते हैं। तो लॉस बताना है, 4 का लॉस है, क्रय मूल्य 5 है गुने 100%, क्या गया 20 चौके 80% का हमें क्या हो गया है लॉस, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, 2 इक्वेशन बनता है इसमें, उसे हल करना होता है, बना देते हैं। 7 पेन और 17 पेंसिल का कीमत 92 है। 7 पेन, एक पेन का दाम x मानते हैं, एक पेंसिल का दाम y मानते हैं। 7 पेन 7x प्लस 17 पेंसिल 17y बराबर क्या दे रखा है 92, 0.5 यानी कि 1/2 रुपए प्रति पेन कम हो जाए, 7 है x माइनस 1/2, पेन का दाम ये हो जाए, अब पेंसिल जो है, पेंसिल का जो दाम है 8 रुपए बढ़ जाए, y प्लस 8 हो जाए, तब 8 पेंसिल 7 नहीं तब 8 पेंसिल और 8 पेन और 14 पेंसिल, इसका दाम हो जा रहा है 186। सेकेंड इक्वेशन ये बना, 8 गुने x 8x कट हो जाएगा -4 प्लस 14y प्लस 14 8 112, ठीक है, बराबर हो गया 186। लिख सकते हैं 8x प्लस 14y 112 माइनस 4 हो जाएगा 108, इधर आके 108 घट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 16 में 8 गया 8 78। ठीक है, इक्वेशन बन गया ये 1 और ये 2। अब 1 2 तो आप हल करना जानते ही हैं, ढेर बार हल किए हैं, पिछला क्वेश्चन में भी बताया है, जिसे आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के बराबर है वह हमें बताना है। तो 3 क्रमिक छूट, जैसे 24 दे रखा है, 26 दे रखा है और 18, 3 क्रमिक छूट किस एक छूट के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे हो चुका है बट इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कहीं भी जब 2 हो, ए और बी 2 छूट हो, किस एकल छूट के बराबर हो बताना हो, तो ए प्लस बी घटे ए गुने बी बटे 100 करते हैं, एकल छूट के बराबर हो जाता है ए और बी का।
जैसे 24 और 26 दो छूट का एक छूट पता करते हैं। यह भी 3 दे रखा हो तो स्टार्टिंग वाला 2 का पहले करिए। तो 24 2 26 घट्टे 24 गुने 26 बट्टे 100, ये जुट के हुआ 50 घट्टे 24 और 26 को गुना करने पर हो जाता है 624, 576 और 48 को जोड़ना है, ठीक है। 624 हुआ बट्टे में 100, 50 घट्टे 6.24, इसे माइनस करिएगा 43.76% आ गया। यानी कि 24% और 26% का जो एकल छूट है वो कितना आया, 43.76%। ये क्लियर, दोनों मिला के ये हुआ। अब इसके बाद एक छूट और देना है 18%। अब इन दोनों को मिला के एकल छूट निकाल देना है हमें। तब क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। 43.76 जोड़ 18 माइनस 43.76 गुने 18 बट्टे 100, ये क्लियर। दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा, पहले जोड़ना है, ये आ रहा है 61.76, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को गुना करने पर आ जाएगा 7.8768, ठीक है। गुना करके 100 से भाग दे दिए, इतना आ जाएगा। तो यही दोनों का अंतर निकाल दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 7.8, ये 6 है तो इधर एक अब जुड़ जाएगा। दशमलव में कभी भी 2.538, 2 अंक के बाद देखना है, तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें जोड़ देना है। तो 6 है तो एक हम जोड़ दिया 8, 1.76, ये अंतर कर दीजिए, यह आ जाएगा 53.88%। इस तीनों का मिला के एकल छूट निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। सीफा किसी कार्य को 28 दिनों में, सीफा और आफिया मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में, सीफा आफिया और मरियम मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो सीफा और मरियम मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा बताना है। तीनों का लेते हैं पहले एलसीएम, एलसीएम आएगा 140, 140 हो गया टोटल वर्क। अब सीफा 28 दिनों में काम करती है, 140 काम करना है, भाग देगा निकल गया 5, यानी पर डे 5 काम करते होगी तभी 28 दिन में 140 काम कर देगी। 5 इसका क्षमता, 20 से भाग देंगे 7 आएगा, 10 से भाग देंगे 14 आएगा। यानी सीफा का क्षमता 5, सीफा प्लस अफिया का क्षमता 7, सीफा अफिया और मरियम का क्षमता 14, ठीक है। तो सीफा और मरियम के बारे में पूछ रहा है, इन दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। सीफा और मरियम, सीफा और मरियम इन दोनों का हम क्षमता पता करते हैं। तो सीफा का क्षमता 5 है और सीफा और अफिया का क्षमता 7 है। 7 में से 5 गया 2, बच गया ए, यानी अफिया का क्षमता बच गया 2, ठीक है। अब इसमें 2 है, इन तीनों का क्षमता 14 है, 2 घटा देंगे बच जाएगा 14। तो ए हटाने पर एस एम बच गया। सीफा और मरियम इसका क्षमता क्या है 12, या घट के 12 प्राप्त हुआ। तो दोनों मिलकर पर डे 12 काम करेगी। अब 140 काम करवाना है, दोनों का क्षमता है 12, कितना डेज लेगी वो काम पूरा करने में। 4 से भाग देंगे 35 और 4 दिए 12, तो 35/3 दिनों में वो कार्य पूरा कर देगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि मैरी की वर्तमान आयु का दोगुना, मैरी का आयु m ही मानते हैं यानी 2m, दिया की वर्तमान आयु के तिगुना, वर्तमान दिया का डी मानते हैं, दिया के वर्तमान आयु के तिगुना 16 वर्ष अधिक है। मैरी के बारे में बोल रहा है, मैरी के उम्र का दोगुना दिया के उम्र के तिगुना से 16 वर्ष ये अधिक है, ये अधिक है। कम कौन है, दिया। कम वाला में यदि हम 16 जोड़ देते इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर। ये बात आता है समझ में, फिर बोल देते हैं। कहीं पर 26 है, कहीं पर 10 है, अधिक कौन है 26, कितना अधिक है 16, तो कम वाला में 16 जोड़ते हैं तो इक्वेशन क्या जाता है, बराबर। वही बात है, 2m इसका दोगुना दिया के तिगुना 16 वर्ष अधिक ये था, 16 इसमें जोड़ दिए जब इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिया की वर्तमान आयु की दोगुना, दिया का लाइन लिखा है, दिया के वर्तमान आयु का दोगुना मैरी के वर्तमान आयु से, मैरी के वर्तमान आयु m है, दिया के वर्तमान आयु का दोगुना मैरी के वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है। 2 वर्ष कम कौन है, ये है। फिर बोला, फिर लाइन पढ़िए, दिया की वर्तमान आयु का दोगुना यानी कि 2d मैरी के वर्तमान आयु m से 2 वर्ष कम है, यानी कि ये 2 वर्ष कम है, इसमें हम 2 और जोड़ दिए, फिर क्या हो गया इक्वेशन बराबर। आ गया समझ में। तो मैरी और दिया के आयु के बीच का अंतर यानी m एंड d के बीच का गैप पूछ रहा है, क्या होगा। अब इसे हल करते हैं। यदि इक्वेशन ये बना 2, 2 में हम m से गुना करें तो 2m बराबर 4d प्लस 2 दूना 4, इसमें हम माइनस कर दें, नीचे लिख के माइनस करते हैं पहला समीकरण को। 2m 3d है और 16 है, कर दिए माइनस, ये चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस होता है, प्लस है माइनस है, प्लस है तो माइनस है, घट गया। 4d में से 3 इधर बच जाएगा 0, 4d में से 3d गया बच गया d, ये माइनस में 16 प्लस में 4 हो जाएगा -12, यहाँ से d बराबर क्या निकल जाएगा 12 वर्ष। दिया का एज हमें निकल गया 12 ईयर्स। अब पता करना है m यानी मैरी का उम्र, इसमें हम d पुट कर देते हैं, m बराबर 2d का वैल्यू कितना है 12 प्लस 2, 12 दूना 24 2 26, ये निकल गया मैरी का उम्र, ठीक है। तो 26 में से 12, दोनों का अंतर पूछ रहा है, कितना गैप है 14 ईयर्स,
14 वर्षों का गैप, यही गैप हमसे पूछ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष, सिर्फ सेकंड ईयर का बात बोल रहा है, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2508 है और ब्याज की दर 20% है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, धनराशि क्या होगा? सिर्फ सेकंड ईयर के ब्याज का बात कर रहा है। मान लेते हैं मेरा धन कितना है, 100 रुपए। तो फर्स्ट ईयर आप क्या ब्याज दीजिएगा, 100 का 20%, 20 रुपए ब्याज दीजिए, ये फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर क्या ब्याज दीजिएगा, वार्षिक संयोजित हो रहा है मतलब सीआई हो रहा है। एसआई रहता तो क्या होता, फर्स्ट ईयर भी 20, सेकंड ईयर भी 20 ही मिलता, मगर है सीआई, संयोजित वर्ड यूज कर चुका है, जहां भी संयोजित वर्ड यूज करे सीआई लगेगा, ठीक है। तो एसआई में फर्स्ट ईयर 20 लेते, सेकंड ईयर भी 20 लेते, अब सीआई है तो ब्याज तो ज्यादा लेना है, तो ब्याज अब क्या मिलेगा सेकंड ईयर में, 100 का 20% जो हम लेंगे, 20 रुपए तो ब्याज हमें मिल गया, इस ब्याज का भी तो ब्याज लेंगे, तो 20 का 20% होता है 4, यानी कि सेकंड ईयर में 20 4 24 रुपए ब्याज मिला, और फर्स्ट ईयर में 20 रुपए ब्याज मिला। तो बस दूसरे वर्ष का ब्याज का बात कर रहा है, यानी इसी 24 का वैल्यू दे रखा है 2508। हमसे पूछ रहा है धनराशि, हमें 100 का वैल्यू बता देना है। यहाँ से 1 का वैल्यू क्या होगा, 2508 बट्टे में 4 बताना है 100 धनराशि का वैल्यू, तो 2508 बट्टे में 4 24 है बट्टे में, ठीक है, गुने 100, 4 से 25, 4 छक 24, 6 से इसको काटिए, 6 से कट जाएगा ये, 6 चौक 24, बचेगा 1 0, 6 इकाई 6, 6 8 48, आ गया 418। 418 गुने 25 करना है, आ जाएगा 10,450, ठीक है। 40 की इकाई जीरो था, इसे मार के निकल जाते, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है, एक बेलन है, मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो गोल है उसके एरिया को छोड़ के एक चारों तरफ का जो एरिया है ना, वही होता है वक्रपृष्ठ। यही इसका क्षेत्रफल होता है 2πr(h). किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ का बात करेगा, वही साइड वाला एरिया का होता है 2πr(h). और पूर्ण पृष्ठ, पूर्ण का मतलब इस साइडों वाला और ऊपर नीचे दोनों, तब क्या होता है 2πr(h) वक्रपृष्ठ प्लस ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है, दो वृत्त है, तो 2πr(h) का यही होता है पूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसमें 2πr कॉमन ले लीजिए, बच जाता है h प्लस r। वही 2πr(h) वक्रपृष्ठ दे रखा है 77 पर 00, ठीक है। और छड़ की लंबाई है 95 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई ऊंचाई इसका बात कर रहा है। तो दो पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, रेडियस हमें निकालना ही है, ठीक है। तो छड़ की बाहरी त्रिज्या रेडियस हमसे पूछ रहा है, और h दे रखा है 95 बराबर 770, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है, तो r बराबर क्या होगा 7700, ये 7 ऊपर जाएगा, बाद बाकी 2 गुने 22 गुने 95 नीचे, इसे ही कटकुट करिए, 11 दूना 22, 11 से 77, 700 आया, 2 से काटेंगे 350 आएगा, ये 5 से काटेंगे 70 आएगा, ये 5 से 19, 1 2 और बचा, 2 से ये 35, कोई दिक्कत, ऊपर बच गया 35 गुने 7 बट्टे में 19, इसे गुना करके भाग दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक पॉइंट से एक इमारत के शीर्ष, इमारत लेते हैं, इसके शीर्ष का बोल रहा है, शीर्ष के साथ, शीर्ष द्वारा जमीन के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। इस शीर्ष द्वारा जमीन के साथ ये बना हुआ कोण कितना है 30 डिग्री। यदि बिंदु इमारत की तल से, इमारत का तल ये हो गया, अब बिंदु ये है, इसका दूरी x इकाई है, तो इमारत की ऊंचाई ये पूछ रहा है, ये क्या होगा h, ठीक है, h मान लिया। देखिए 30 एंगल दे रखा है, यहाँ से हम देखेंगे क्या लगा है, साइन कॉस टेन कॉस जो भी होता है उसमें क्या लगाना चाहिए, टेन थीटा जो होता है लंब बट्टा आधार, ये दोनों रिलेशन दिखा था, टेन लेना उचित रहेगा, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है टेन थीटा लंब बट्टा आधार। तो यहाँ 30 से देख रहे हैं तो लंब हो गया h, आधार हो गया x, ठीक है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर h बट्टा x, इधर भेज देंगे तो h बराबर x बट्टा √3, यही हो गया ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 6 घंटे अधिक लगते हैं। पहला लाइन, 110 की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रणय को चाल को P ही मानते हैं और अमन के चाल को A मानते हैं। तो समय का चर्चा हो रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, ये तो पता है दूरी बट्टा चाल होता है। 110 दूरी चल रहे हैं, आपका चाल क्या है प्रणय का मानते हैं P, 110 अमन भी चल रहा है, इसका चाल को मानते हैं A। तो दूरी बट्टा चाल, ये प्रणय द्वारा लिया गया समय, ये अमन द्वारा लिया गया समय। तो प्रणय है अमन से 6 घंटा अधिक ले रहा है, ये 6 घंटा अधिक ले रहा है, इसमें हम 6 फिर ऐड कर दिए, पीछे भी बताए थे, तो क्या हो गया बराबर, ये बना इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर दे यानी 110 दूरी तो वही है, चाल दोगुनी कर दे 2p कर दे, और अमन तो उसे अमन से 5 घंटे कम लगेंगे।
अमन का चाल वही है, इसके चाल में कोई चर्चा नहीं है। अगर दोगुनी कर दी तब जो लगने वाला समय है इसके तुलना में 5 घंटे ये कम है। अब ये कम है, पहले अधिक था फर्स्ट में, अब ये कम है। इसमें हम 5 जोड़ दे तब इक्वेशन बराबर हो जाएगा, या इसमें से 5 हम घटा दे तब इक्वेशन बराबर हो जाएगा। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब पूछ रहा है पर न यानी पी की चाल, पी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बस एक को एलिमिनेट कर दीजिए, एक को हटा दीजिए इसमें से। देखिए दोनों इक्वेशन को यदि हम माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा घट के। ये देखिए 110 बट्टा पी घटे, 2 से कट का था 55, ये बच गया 55 बट्टा पी। 6 और 5 जुट हो जाएगा 11, ठीक है। लॉसर लेंगे पी, 110 घटे 55 होगा, घट के हो गया 55 बराबर 11, 11 पचे 55, पी का वैल्यू क्या आ गया 5, यही उसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट, 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या होता है? मोड, जो आंकड़े में सर्वाधिक बार आया हो। सबसे अधिक बार कौन आया? तो 18 ही आया है। देखिए 1 2 3 बार 18 है, सर्वाधिक बार 18 है, इसलिए इसका बहुलक 18। ठीक है, 3 चीज होते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो कोई भी ऐसा आंकड़ा देख के तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। बहुलक पूछा जो सर्वाधिक बार है तो उसको मारना है, माध्य पूछा तो एवरेज हुआ मीन, सभी को जोड़ देना है और जितना है उससे भाग देना है, वो निकल जाएगा मीन। जब माध्यक पूछा तो इसे घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। जैसे इसी को हम अरेंज करते हैं, यदि पहले क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12, फिर घटते से बढ़ते अरेंज करना है, फिर क्या लिखेंगे 13, फिर क्या लिख सकते हैं 14, बढ़ते क्रम में कर रहे हैं, फिर क्या आएगा 16 दो बार है 16 16, तब 18 18 18, बच गया 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ देखिए 10 है। ठीक है, अरेंज कर लिया बढ़ते क्रम में। जब माध्यक पूछे तो घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए, उसके बाद जो बीच में आए वही उसका आंसर होता है। तो बीच में आइए, बीच में क्या है, इधर से 4 गया, इधर से 4 गया, बीच में 2 अंक आ गया। यदि कोई एक अंक आता तो वही माध्यक हो जाता। ठीक है, ये मान लेते बीच में सिर्फ 16 अकेला रहता तो आंसर हो जाता, बट यहाँ 2 है, 2 16 है, तो जब भी बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कर देना है। 16 16 32 बट्टा 2 16 ही रह जाएगा। बता गया समझ में? यह माध्यम माध्यक बहुलक पूछते रहता है। अब संख्या, एक संख्या दे रखा है, निम्नलिखित में किससे विभाज्य है, इन सबों में किससे कटेगा। देखिए लास्ट में 1 है, सम संख्या तो है नहीं, तो क्या 4 से कटेगा? नहीं। 4 या 2 से कब कटेगा? या 8 से, जब लास्ट का इकाई अंक सम हो तभी तो 2 से कट पाएगा। ऑप्शन से ही छाड़ दिए, 4 से नहीं कटने वाला है। देखिए 10 कटेगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं। 6 से कटेगा, 6 से कटने का मतलब कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा? जब वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। सगुणकर्ण 2 3 है, 2 से तो कटने वाला है नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, इसलिए एक ऑप्शन 11 ही बच गया। ठीक है, इसे 11 विभाज्यता का नियम जो है उसको समझा देते हैं इसी क्वेश्चन में। 5 7 8 2 8 9 1 5 1। 11 से कोई संख्या कब कटता है कैसे जानेंगे? एक अंक छोड़ के जोड़िए, जैसे 1 लिए फिर इसको छोड़ के इसको जोड़िए, 9 को छोड़ के 8 जोड़िए, 2 को छोड़ के 8, ऐसे एक अंक छोड़ के जोड़िए। ठीक है, 1 1 2, 8 2 10, 8 18 5 23। अब रेस्ट जो बचा है एक अंक छोड़ के उनको जोड़िए ये सभी को। ठीक है, 9 5 14, 2 16 और 7 23, ये भी आ गया 23। गैप क्या या दोनों का 0। अंक छोड़ छोड़ के जोड़ेंगे तो उन दोनों का जो गैप हो 0 आए या 11 आ जाए, इसका मतलब होगा वो संख्या 11 से कटेगा। जैसे यहाँ पर 0 आया मतलब 11 से कटेगा, तो यहाँ चेक करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं, ऑप्शन से ही छट गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। n है 5 1 m 9 1, ये दे रखा है, इसके बारे में करें 11 से विभाज्य है, तो m n के बीच संभावित सही संबंध, इन सबों में सही रिलेशन कौन सा होगा बताना है। देखिए 11 से विभाज्य, तो 11 का रूल लगाइए, फिर एक अंक छोड़ के इसको फिर इसको जोड़िए, 5 1 6 लिख सकते हैं m प्लस 6। ठीक है, रेस्ट को जोड़िए, 9 1 10 और प्लस n लिख सकते हैं n प्लस 10। क्वेश्चन में इन्हीं का अंतर, जैसे ये और ये का अंतर क्या लिख सकते हैं, जब 11 से कट रहा है तो अंतर लिख सकते हैं 0। 0 होगा या क्या होगा 11 होगा, पहले हम 0 लिख के बढ़ते हैं आगे। ये हो सकता है 11 से कट रहा है तो ये तो होना चाहिए बराबर 0, तो लिखते हैं m प्लस 6, ये माइनस n और माइनस 10 होगा बराबर 0। तो m माइनस 1 माइनस 10, अच्छा तो माइनस 4 होता, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, m माइनस n बराबर 4। देखिए सर मिल गया, तो ऑप्शन ये सही हो गया। यदि इस पे नहीं मिलता तो 11 रख के देख लेते। ठीक है, रख के हम बता ही देते हैं 11 रखने पर क्या आता है, m प्लस 6 माइनस n प्लस 10 बराबर 11, भी पॉसिबल है। तो m प्लस 6 माइनस n माइनस 10 बराबर 11, यानी m माइनस 1 माइनस 4 इधर गया था, माइनस 4 है 11 15, ये भी पॉसिबल है आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
एक जिले की जनसंख्या 3,76,000 है, जिसमें से 2,30,000 पुरुष है। 11% जनसंख्या साक्षर है। यदि 11% पुरुष साक्षर हैं तो महिला कितने साक्षर होंगे? 11। क्लियर? देखिए समझिए, कहीं पर हमें 10 एगो मिश्रण से 10% का फायदा हो रहा है, एगो मिश्रण भी है इससे भी 10% का फायदा हो रहा है, दोनों को मिला कितना फायदा होगा? 10%। ये बात समझे? जब सेम प्रॉफिट हो रहा है तो मिला देंगे सेम ही होगा। अब अगर कहे एक पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, बी पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तब दोनों को मिला के बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तब 10 नहीं रहेगा, तब अलग हो जाएगा। तो हमें पता करना होगा। ठीक है, वही चीज है। 11% जनसंख्या पूरा शहर का साक्षरता जब 11% है, उसमें पुरुष का 11 है तो महिला भी 11 ही रहेगी, कोई चेंजिंग ना होगा। ठीक है, चलते हैं 30। 45 समुद्रित वाली वस्तु वाली एक पुस्तक में 10, 20, 25 के 3 छूट है क्रमिक, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य है। तो तीनों का हम एकल छूट निकालते हैं। ठीक है, एक इस तरह भी कर सकते हैं। 45 का दाम है, 10% का डिस्काउंट दिए तो 90/100 में बेचेंगे, फिर दिए 20 का डिस्काउंट तो 80/100 में बेचेंगे, फिर दिए 25 का डिस्काउंट तो 75/100 में बेचेंगे। इसको भी काट दीजिए, आंसर चला आएगा। ठीक है, 25 दिया, 25 चौके 4 दूना 8, तो आ गया 45 गुने 9 गुने 2, गुना कर दीजिए 2430 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका एकल छुट्टी निकालना हो तो फिर इस तरह करते हैं। 10 और 20 इसी वीडियो में बताया है, फिर दोनों को जोड़ना होता है, घटे 10 गुने 20/100 करते, 10 20 30 घटे 0 0 कट के 2 बच गया, यानी कि आ गया 28। समझ रहे हैं? फिर 28 बच गया इधर 25, इन दोनों में एकल छूट पता करते। 28 25 जोड़ते पहले 28 + 25 घटे 28 गुने 25/100, ये जुट के आ जाता 53 घटे, आई गुना करने पर आ जाता है 700/100, कट के 7, 53 में 7 गया 46, यानी इन तीनों को मिला के एकल छूट क्या हो गया? 46%। ठीक है, और हमको बेचना है 4500 का सामान, 46% का छूट दे रहे हैं, यानी कि 54% पर हम बेचेंगे। इससे भी आप निकाल लीजिए, वही आएगा आंसर। ठीक है, ये 3 दूना 6, 3 भी यहाँ छूट चुका था। ठीक है, तो 45 गुने 54 आ जाएगा, उतना ही आंसर। आ गया समझ में? तो जो कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह जो भी शिफ्ट में पूछे गए हैं मैथ के क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, सारे के मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन कर हम उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।